राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। देखो अपनी क्लासेज हैं वो कंटिन्यू स्टार्ट हो चुकी हैं। अच्छे से आपको मैथ भी पढ़ाया जा रहा है, आपको इंडिया जीके भी पढ़ाई जा रही है और आपकी साइंस की क्लास भी होने वाली है। अभी जो हम चीजें पढ़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी सिर्फ वही स्टूडेंट एक्टिव हैं जो रियल में एचएसएससी में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो आपके लिए अच्छे क्वेश्चन है वो मैं यहां पर करवा रहा हूं, बस आप याद करते हुए चलो। और जो मैं क्वेश्चंस करवाता हूं वो आपको याद हो जाने चाहिए, ठीक है जी। चाहे वो आपका जीके का हो, चाहे आपका साइंस का हो या कोई और सब्जेक्ट का हो, वो सारे के सारे क्वेश्चंस अगर मैथ रीजनिंग के हैं तो आपको आने चाहिए। उनका सॉल्यूशन करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, और अगर जीके के और साइंस के हैं तो आपको याद होने चाहिए। जैसे आज वाली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एचएसएससी ग्रुप डी 2025 के लिए मानव रोग से संबंधित क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं। और देखो एक बार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, आप सभी को पता होगा, इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आता हूं, ये हम कर रहे हैं। लास्ट में कुछ चीजें हैं जिनकी ट्रिक्स होती हैं, जिनको ट्रिक से आप याद कर सकते हो। जैसे मानव रोग है ना, इनको आप ट्रिक से याद कर सकते हो। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन जब आपका एग्जाम डेट नजदीक आएगी, जब मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि उन ट्रिक्स से आप इनको कैसे याद रख सकते हो, और बहुत सारे रोगों को उनमें हम कवर करने वाले हैं, ठीक है जी। क्योंकि अभी करवाएंगे तो ट्रिक है ना वो भूल जाओगे। मैं ट्रिक हर जगह यूज नहीं करवाता, ट्रिक का कम से कम यूज करते हैं, लेकिन ऐसी चीजों में इस्तेमाल करना जरूरी बन जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है जिनको याद रखना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन क्वेश्चंस वही पढ़ाएंगे और आपको वही पढ़ना है जो आपके पेपर में आएगा, क्योंकि एचएसएससी ग्रुप डी का सिलेबस ये हमें पढ़ना है, ठीक है जी। चलो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और ये क्वेश्चन काफी बार आपने एग्जाम में जरूर देखा होगा, ठीक है। क्या है कि एड्स का प्राथमिक कारण क्या होता है? जो एड्स है उसका प्राथमिक कारण क्या होता है, तो बताइए। आंसर आप सभी को दिया हुआ है। तो एड्स का जो प्राथमिक कारण होता है वो क्या होता है? विषाणु होता है, या एचआईवी विषाणु होता है, ये आप सभी को पता होगा, ठीक है जी। विषाणु या विषाणु को ही यहां पर जैसे इंग्लिश में वायरस लिखा हुआ है ना, हिंदी में भी आपके लिए वायरस लिख के दे देता है। तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना है एग्जाम में, ये गलती नहीं करनी है आपको, तो आराम से याद करना है। इसलिए मैं साइंस को हमेशा हिंदी और इंग्लिश मिक्स रखता हूं भाई। प्रीवियस ईयर जो पेपर है वो तो हिंदी में अवेलेबल है, ठीक है, बुक्स वगैरह में, तो इसलिए वो हिंदी में आते हैं। बाकी मैं जो करवाता हूं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखता है, ठीक है। तो जो एड्स होता है वो किसके कारण होता है? वो होता है विषाणु वायरस के कारण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हेपेटाइटिस में सबसे अधिक प्रभावित अंग कौन सा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हेपेटाइटिस होता है उसमें सबसे अधिक प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो वो अंग हमारा कौन सा हो जाएगा? हमारा लीवर हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। और यकृत की जगह भी हिंदी में आपको ऐसे लीवर लिख के दे देता है, ठीक है। तो रटो मत, ध्यान से देखते हुए चलो कि लीवर को ही यकृत कहा जाता है। पहले तो ये समझ लो कि भाई लीवर को ही इंग्लिश में लीवर बोल देते हैं, हिंदी में यकृत बोल देते हैं, और इसको लीवर ऐसे भी लिख के दे सकता है आपको हिंदी में, तो ऐसे याद रखना है। तो जो हेपेटाइटिस है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में काफी बार आता है। तो जो हेपेटाइटिस है उससे सबसे अधिक प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो वो कौन सा अंग हो जाएगा? आपका यकृत हो जाएगा, ठीक है जी। आगे कि डेंगू रोग का संचरण किसके द्वारा होता है? मैंने आपसे रोग का पूछा था ना, तो देखो आ गया है। तो जो डेंगू होता है वो किसके कारण से होता है? वो होता है मादा एडीज मच्छर के कारण। किसके कारण होता है? मादा एडीज मच्छर के कारण है वो डेंगू होता है। और इसी के अलावा आपसे मलेरिया पूछा था मैंने, ठीक है, कि मलेरिया रोग किसके कारण से होता है, किस मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से क्या होता है? मलेरिया होता है। तो मलेरिया और डेंगू दोनों एग्जाम्स में आते हैं। तो मलेरिया हो जाएगा आपका मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से, और आपका डेंगू हो जाएगा मादा एडिज मच्छर के काटने से। तो इसका आंसर कौन सा है? बी वाला है, मादा एडिज, क्योंकि ये डेंगू है। आगे बढ़ते हैं। किस वायरल बीमारी का टीकाकरण
द्वारा विश्व स्तर पर उन्मूलन किया गया है। ये आपको बताना है कि कौन सी जो वायरल बीमारी थी जिसका टीकाकरण के द्वारा यानी टीके लगाकर, इंजेक्शन वगैरह लगाकर विश्व स्तर पर उसका उन्मूलन किया गया। उन्मूलन का मतलब है कि उसको समाप्त कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। तो बताओ इनमें से कौन सा है? आपको पता है कि भाई रेबीज है वो चलता रहता है, खसरा चलता रहता है। पोलियो तो उसके लिए टीका नहीं लगा था, उसके लिए 2 ड्रॉप बूंद पिलाई गई थी। और यहाँ पर विश्व स्तर की बात हो रही है, तो कौन सा हो जाएगा? चेचक हो जाएगा, स्मॉल पॉक्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेचक है, स्मॉल पॉक्स है, इसको टीकाकरण के द्वारा पूरे विश्व में विश्व स्तर पर इसका उन्मूलन कर दिया गया है, इसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो चेचक स्मॉल पॉक्स हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आपने जो बचपन में जो 2 बूंदे पी होती है ना, वो पोलियो के लिए होती है। 2 बूंद जिंदगी की, ये पूछा जाता है। कोविड-19 किस प्रकार के वायरस के कारण होता है? कोविड-19 आप सभी को पता होगा 2019 में आया था। तो ये किसके कारण होता है? ये कोरोना वायरस। ठीक है, किसकी वजह से होता है? कोरोना वायरस की वजह से होता है, कोरोना वायरस। आगे बढ़ते हैं कि क्षय रोग मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? देखो, रोग तो आपसे पूछा जाता है किससे होता है, इसके अलावा उससे प्रभावित अंग भी आपसे एग्जाम्स में पूछता है। क्षय रोग है जो ट्यूबरक्लोसिस है, जो आपका टीबी होता है, शॉर्ट फॉर्म में इसको टीबी बोल दिया जाता है। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी या क्षय रोग, सभी का मतलब एक ही होता है। तो इससे प्रभावित अंग कौन सा होगा? फेफड़ा हो जाएगा। ठीक है, जिनको खांसी और खांसी के साथ बलगम आता है ना, वो टीबी और क्षय रोग हो जाता है। और वो सबसे ज्यादा प्रभावित किसको करता है? फेफड़े को। फेफड़े हैं वो कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हैजा किसके कारण होता है? हैजा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया भी था, संचरित रोग और वो पढ़ाया था, आपको बताया था। तो चलो बताओ, हैजा हैजा किसके कारण हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका विब्रियो कोलेरी के कारण। ठीक है, विब्रियो कोलेरी के कारण है हैजा होता है। ऐसे क्वेश्चंस कम कर पाएंगे स्टूडेंट, यही होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जब एग्जाम में आए, बाकी स्टूडेंट करें या ना करें, लेकिन आपको करना होता है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को आपको ध्यान से याद कर लेना है, और एक बार में याद नहीं होते तो इनको नोट कर लेना है, ताकि अभी आपने पढ़ लिया, उसके बाद एक बार शाम को दोबारा रिवीजन कर लो या कल दोबारा रिवीजन कर लो, जिससे फिर आपको ये याद हो जाएंगे। बाकी मैं जो साइंस के प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा ना, साइंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसमें ये सारी चीजें आपको दोबारा से दोहराने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, सॉरी। आगे बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा टाइफाइड का लक्षण नहीं है? देखो, टाइफाइड इंपॉर्टेंट है, अभी काफी ज्यादा चर्चा में है, और अभी टाइफाइड आपने देखा होगा काफी ज्यादा बढ़ रहा है। तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि टाइफाइड के लक्षण क्या होते हैं। इसमें तेज बुखार होता है भाई, बहुत तेज बुखार हो जाता है। ठीक है, टाइफाइड के लक्षण क्या है? तेज बुखार हो जाता है। पेट पर गुलाबी रंग के दाने हो जाते हैं। ठीक है, दाने हो रहे हैं, अभी बिल्कुल हो रहे हैं भाई। ठीक है, अभी फैमिली में छोटे बच्चे हैं या गांव में जो छोटे बच्चे हैं ना, उनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही होगी, आपने भी देखा होगा, मैंने देखा है। ठीक है, तो तेज बुखार होता है। फिर क्या होता है? पेट पर गुलाबी रंग के दाने निकल आते हैं, पेट पे या कहीं पर भी, और कहीं पर भी गुलाबी रंग के दाने हैं वो निकल आते हैं। जैसे अभी मामा जी के लड़के के हुआ था, तो उनकी जीभ पर ये बहुत ज्यादा दाने निकल आए थे, शरीर पर दाने निकल आए थे, तो ये चीज है। ठीक है, और वीकनेस है भाई, बीमारी से कमजोरी तो आई जाती है, तो ये भी हो जाएगा। आंखों से पानी आना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमसे पूछा लक्षण नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ये वाला लक्षण नहीं है। तो ये वाला आपने जुकाम वगैरह लगती है ना, तब आंखों में पानी निकलता है, ये आपने देखा होगा, या आंखों में की कोई समस्या हो रही होती है, तब आंखों से पानी निकल के आता है। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? कल हमने पढ़ा था, कौन सा? HSSC ग्रुप डी का पेपर, HSSC ग्रुप डी का पेपर पढ़ा था। तो वहां पर आपने देखा होगा एंटीबायोटिक वाला क्वेश्चन था, जो सबसे लास्ट क्वेश्चन था, है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज है वो किसके द्वारा की गई है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा इसकी खोज की गई है। किसके द्वारा की गई है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा।
कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आज वाली क्लास में कर लेंगे। फिर इनमें से मान लो कोई बच जाता है जो मुझे लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चंस आपको और याद करना चाहिए, तो जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा ना कि वायरस वाली ट्रिक अलग से होगी, सभी की अलग अलग ट्रिक होगी, ठीक है, 4-5 ट्रिक में आपका ये कवर हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें बाकी बची हुई चीजें उसमें हम कवर कर लेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चंस इसमें नहीं होगा वो उसमें हम कवर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि मानव रोग का चैप्टर बड़ा है तो इसलिए 2 क्लासेस जरूरी है, एक अभी करते हैं एक बाद में कर लेंगे, ठीक है। इस रोग में काली खांसी वूपिंग कफ की विशेषता होती है, ठीक है। और वैसे आपको मैं जो ट्रिक है ना वो लिख के तो अभी मैं डाल दूंगा, 1-2 दिन में है, वो आपको मिल जाएगी अपने जो व्हाट्सएप चैनल है वहां पर आपको मिल जाएगी, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो जिसने अभी तक व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किया ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो वहां पर अभी आपको ट्रिक मिल जाएगी, तो आप पढ़ के याद कर लेना, बाकी मैं क्लास आपको लास्ट में करवा दूंगा। तो किस रोग को काली खांसी या वूपिंग कफ की विशेषता होती है? तो काली खांसी बस, तो ये आपका हो जाएगा। और इसको क्या करते हैं, पर्ट्यूसिस बोला जाता है इसको, ठीक है, पर्ट्यूसिस, ठीक है, क्या कहा जाता है, पर्ट्यूसिस। आगे बढ़ते हैं, मलेरिया किसके कारण होता है? तो ये देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, HSSC ग्रुप डी कल ही मैंने करवाया था, उसमें आया हुआ था, तभी यहां मैंने आपसे पूछा था कौन से मच्छर से होता है, ठीक है। तो मादा एनाफ्लीज मच्छर से होता है, और वैसे पूछा जाए किससे होता है तो प्रोटोजोआ से होता है, और प्रोटोजोआ भी ऑप्शन में ना देकर प्लाज्मोडियम आपको दे सकता है, तो ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। तो जो ऑप्शन आ सकता है, जैसे जैसे ऑप्शन आ सकता है सब कुछ मैं आपको करवाने वाला हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक ऑप्शन मैंने देखा था इसलिए नहीं बताया क्योंकि आगे क्वेश्चन था, ये वाला देखो क्या है कि जो आपका काला अंजार है, ब्लैक फीवर का संचरण किसके द्वारा होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और HSSC के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है भाई, ठीक है। अगर आपने पहले वाले एग्जाम्स देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो काला अंजार है, ब्लैक फीवर है, उसका संचरण है वो किसके द्वारा होता है? तो सैंड फ्लाई के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है भाई? सैंड फ्लाई के द्वारा है इसका संचरण किया जाता है। तो काला अंजर एक बुखार का नाम है, आपसे ये भी पूछ सकता है, ठीक है। शायद ऐसे ही पूछा गया था कि काला अंजर क्या होता है, ब्लैक फीवर, तो क्या हो जाएगा, ये फीवर होता है, बुखार होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस रोग को स्लीपिंग सिकनेस के नाम से भी जाना जाता है? स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो अफ्रीकी ट्रिप्नोसोमियासिस होता है ना, अफ्रीकी ट्रिप्नोसोमियासिस है, उसको जाना जाता है किसके लिए? स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। स्लीपिंग आपको पता ही है, सिकनेस आपको पता ही है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? अफ्रीकन ट्रिप्नोसोमियासिस के नाम से इसको जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अमीबिक पेचिस किसके कारण होता है? ठीक है, अमीबिक पेचिस है वो किसके कारण होता है? तो ये होता है एंट अमीबा के कारण, ठीक है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है, और इसको याद करने का तरीका होता है अंबिका, ठीक है। अमीबा अमीबा आप ऐसे याद कर सकते हो, बस अमीबा 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 अमीबा, ठीक है। चलो, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये कमी से होने वाले रोग आपसे पूछा जाएगा। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन ए की कमी से रोतोंदी रोग होता है, और इसी को नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, ब्लाइंडनेस के नाम से भी किसे जाना जाता है? रोतोंदी को ही जाना जाता है। तो इसलिए आपसे पूछ लिया जाएगा कि नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है जी। आगे बढ़िए। किस खनिज की कमी से घेंगा रोग होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से खनिज की कमी से घेंगा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। इसलिए आपने देखा होगा नमक में आयोडीन ऐड करके दिया जाता है, ठीक है।
क्योंकि हमारे खाने में है ना, इंडियन खाने में आयोडीन नहीं होता, तो जो नमक है ना हमारा, उसमें आयोडीन ऐड करके दिया जाता है, इसलिए आपने ऐड भी देखा होगा आयोडीन युक्त नमक, तो आयोडीन ऐड करके दिया जाता है, क्योंकि आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है। ठीक है, जो शरीर में जो हड्डियां वगैरह कमजोरी होती है ना, टेढ़ी मेढ़ी होना, वो वाला रोग होने लग जाता है, तो इसलिए इसमें नमक में आयोडीन मिलाया जाता है। और एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नमक में क्या पाया जाता है, तो स्टूडेंट रट लेते हैं कि आयोडीन, नहीं, आयोडीन तो उसमें मिलाया जाता है, ऐड किया जाता है। नमक में पाया जाता है भाई आपका सोडियम, नमक में क्या पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है। ठीक है, मिलाया आयोडीन जाता है और आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग होता है। मसूड़ों में खून आना किसकी कमी के लक्षण होते हैं, तो जो मसूड़ों में खून आना, इस रोग को क्या कहा जाता है, इसको स्कर्वी रोग कहा जाता है। और स्कर्वी रोग अभी मैंने आपको बताया था कौन से विटामिन की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। तो सिर्फ रटोई मत कि स्कर्वी ही आएगा, स्कर्वी रोग क्या होता है उसको समझो। जैसे रोतोंदी है, उसको नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है, ठीक है, कि रात को दिखना बंद हो जाता है, वैसे ही स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों में खून आना, तो ये हो जाएगा। और विटामिन सी पाया किस में जाता है, ये भी एग्जाम्स में आता है, तो किस में पाया जाएगा भाई, खट्टे फलों में। किस में पाया जाता है, जो आपके खट्टे फल होते हैं उनमें पाया जाता है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मैंने कल ही देखा था, ठीक है, कल देख के मैं थोड़ा सा चौंक गया था, लेकिन अभी आपसे सबसे पूछता हूं, फिर मैं आपको आगे बता दूंगा कि सेब में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, ये अपने को बताना है। सेब है ना, एप्पल, जो अपना एप्पल है, ए फॉर एप्पल, उसमें क्या पाया जाता है, ये आप सभी को कमेंट करके बताना है, सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में, गूगल किए बिना बताना है। ठीक है जी, तो ये आप सभी कमेंट करके बताओगे। आगे बढ़ते हैं, बाकी मैंने पोषण वाली क्लास है करवाई थी, उसमें आपको बताया हुआ है सब कुछ। आयरन की कमी से क्या होता है, तो आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है जी, आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है, तो इसलिए आजकल बोला जाता है ना आपको कि भाई ड्राई फ्रूट्स वगैरह है वो खाया करो, जो बीज होते हैं, नट्स होते हैं, वो आपको के लिए खाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो वो हमारे लिए जरूरी होता है, तो उनका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, एक स्थिति जहां शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं, उनको क्या कहा जाता है। ठीक है, एक स्थिति जहां शरीर की कोशिकाएं हैं अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं, तो जो हमारी कोशिकाएं जिस तरीके से बनी हुई है ना, अगर वो बढ़ना शुरू कर देती हैं, ठीक है, फिर उनको काटा जाता है, फिर बढ़ती है, फिर काटा जा रहा है, फिर बढ़ती जा रही है, तो उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कैंसर कहा जाता है। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है भाई, कैंसर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, ये तो आप सभी को पता होगा। ब्लड प्रेशर कितना होता है, 80 120, आप सभी को पता है ना, 80 से कम और 120 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कम से कम 80 और मैक्सिमम 120, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अस्थमा वाला तो आप सभी को पता ही होगा, मूवीज में आप देखते ही रहते हो। आगे बढ़ते हैं कि टाइप 2 मधुमेह का मुख्य कारण क्या है। टाइप 2 मधुमेह का मुख्य कारण क्या होता है, तो इंसुलिन प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, इंसुलिन स्पाइक करना, इंसुलिन जो प्रतिरोध है वो हो जाएगा भाई। ठीक है, टाइप 2 मधुमेह के लिए इंसुलिन प्रतिरोध हो जाएगा। उच्च रक्तचाप को चिकित्सीय रूप से किस नाम से जाना जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है, हाइपरटेंशन बोला जाता है। ठीक है, उच्च रक्तचाप है उसको क्या कहा जाता है, हाइपरटेंशन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, याद कर लेना, जिसमें मैं इंपोर्टेंट लिख रहा हूं ना, फिर एग्जाम आएगा तब मैं आपको बताऊंगा भी यहां से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, लेकिन मैं जितने क्वेश्चन करवाता हूं वैसे तो सारे ही इंपोर्टेंट है, लेकिन उनमें भी जो ज्यादा इंपोर्टेंट होता है वहां पर मैं लिख देता हूं। ठीक है, तो जो उच्च रक्तचाप है चिकित्सीय रूप से उसको क्या कहा जाता है, हाइपरटेंशन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, और जो क्वेश्चंस में यहां पर लेके आए हो ना, ये वो है जो हम उन ट्रिक वाली क्लास में नहीं करेंगे, समझ रहे हो। तो ट्रिक वाली क्लास के क्वेश्चंस थोड़े अलग तरीके के होंगे, यहां पर थोड़े अलग तरीके के जो डायरेक्ट आते हैं। यहां पर क्या है भाई, डायरेक्ट जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आता है डायरेक्ट, वो मैं आपको यहां पर करवा रहा हूं।
ठीक है, रोग वाले जो अलग तरीके के होते हैं वो मैं यहां पर नहीं करवा रहा, वो उसी क्लास में होंगे। तो स्मृति और संज्ञानात्मक कार्य के नुकसान की विशेषता वाला रोग कौन सा है? तो वो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अल्जाइमर। ठीक है, अल्जाइमर रोग क्या हो जाएगा भाई? अल्जाइमर रोग हो जाएगा। स्मृति और जो संज्ञानात्मक कार्य के नुकसान की विशेषता के लिए जो होता है वो क्या होता है? अल्जाइमर होता है। ठीक है, ये अमीरों का होता है। आपने मूवीज में देखा होगा ना कि उसकी मेमोरी लॉस हो गया, ठीक है, वो भूल गया सब कुछ। ठीक है, तो हम जैसे मिडिल क्लास के पास कहां से ये आएगा? मिडिल क्लास, नॉर्मल मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, समझ रहे हो? गरीब तबके के लोगों के पास ये रोग नहीं आते हैं। ठीक है, पोलियो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो जो पोलियो है ना वो हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, और ये छोटे जो बच्चे होते हैं ना उनके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, मतलब कि जो भी खाना पीना होता है, कुछ भी पाचन नहीं हो रहा होता, कुछ भी क्रियाएं करना बंद कर देते हैं, समझ रहे हो? तो जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसके लिए जरूरी होता है, तो इसलिए बच्चों को पोलियो पिलाया जाता है। ठीक है जी, तो पोलियो है वो नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। नर्वस सिस्टम के तंत्रिकाएं हैं वो काम नहीं करती। हाथी पांव रोग किसके कारण होता है? ठीक है, हाथी पांव रोग है वो किसके कारण होता है? तो ये होता है फाइलेरिया कर्मी के द्वारा। किसके द्वारा होता है? फाइलेरिया कर्मी के द्वारा होता है। ठीक है जी, ये वो क्वेश्चन मैं फिर से बता रहा हूं, ये वो क्वेश्चन है जो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। कोई बदलाव नहीं, कुछ सोचना नहीं, बस डायरेक्ट क्वेश्चन देखा और डायरेक्ट आपने आंसर कर दिया। तो जो हाथी पांव रोग है वो किससे होता है? फाइलेरिया कर्मी से होता है। आगे बढ़ता है कि इनमें से कौन सी ऑटो इम्यून बीमारी है? ठीक है, ऑटो इम्यून बीमारी है, ये अपने को बताना है कौन सी हो जाएगी। तो रूमेटॉइड गठिया जो होती है ये क्या हो जाएगी? आपकी ऑटो इम्यून बीमारी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अस्थमा एक पुरानी बीमारी है जो प्रभावित करती है। अस्थमा के बारे में मैंने आपको बताया था ना, ठीक है, ये बुजुर्गों में ज्यादा आपने देखी होगी। तो ये क्या होता है कि वायु मार्ग को प्रभावित करती है, फेफड़ों को प्रभावित करती है। इसका मतलब है कि जो सांस लेने में है वो दिक्कत आती है। ठीक है, फिर वो अस्थमा पाइप होगा। ठीक है, तो वो होता है, तो वायु मार्ग को प्रभावित करती है अस्थमा, एक बहुत पुरानी बीमारी है। ठीक है, चलो, दाद संक्रमण किसके कारण होता है? दाद फंगस के कारण। ठीक है, कवक के कारण होता है दाद। ठीक है, दाद होता है ना वो किसके कारण होता है? फंगस के कारण होता है, कवक के कारण होता है, ये अपने को याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं। वाइडल टेस्ट द्वारा किस रोग की पुष्टि होती है? बताओ, ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको किसी में मिलेंगे? किसी बुक्स में इतने सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। ठीक है, कोई भी बुक उठा के देख लो। ठीक है, उनमें बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, कई बुक्स लेने के बाद आपको ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, समझ रहे हो? तो और इतनी सारी बुक्स आप खरीद नहीं सकते, तो मैं आपके लिए हूं ना। ठीक है, तो जो वाइडल टेस्ट होता है, जो अभी चल रहा है वाइडल टेस्ट, ये किस रोग की पुष्टि करता है? ये टाइफाइड की पुष्टि करता है, वाइडल। ठीक है, वाइडल टेस्ट। जीका वायरस के संचरण का मुख्य वेक्टर होता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, जीका वायरस, तो ये क्या हो जाएगा? एंडीज मच्छर हो जाएगा। ये डेंगू के लिए हो गया। ठीक है, एंडीज मच्छर डेंगू के लिए होगा। आगे बढ़ते हैं। एक बीमारी जो जानवरों से मनुष्य में फैलती है उसको क्या कहा जाता है? तो जो जानवरों से मनुष्य में फैलती है उसको क्या कहा जाएगा? जूनोटिक। और याद करने का तरीका क्या है? जू। और जू में क्या होता है? जू का मतलब चिड़ियाघर, वहां पर जानवर रखे जाते हैं, तो जानवरों से क्या आती है? मनुष्य में आती है, तो क्या हो जाएगा? जूनोटिक। तो क्या हो जाएगा? जूनोटिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। महामारी क्या होती है इसको भी समझ लो। महामारी का मतलब होता है कि एक साथ बहुत सारे लोगों में कोई कुछ आ जाना। ठीक है, कोई बीमारी आ जाना, कोई ऐसी चीज आ जाना जिससे उनका नुकसान हो जाए, जान माल की हानि हो जाए, तो उसी को महामारी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये होता है।
ठीक है। और पेंडेमिक वैश्विक महामारी, इसका मतलब होता है पूरे विश्व में एक साथ जो आ रही है, जैसे कोविड-19 था पूरे विश्व में आया था, तो वो क्या था, वैश्विक महामारी था। ठीक है जी। तो आज के जो क्वेश्चंस है वो आपके यहीं पे समाप्त होते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चंस को आप याद कर लेना। और बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं ना सर जी ये पीडीएफ दे दिया करो, तो अगर आप बोलते हो तो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आज से है ना, अपने टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा। अब आप बोलोगे सर जी टेलीग्राम, तो टेलीग्राम का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सर्च भी कर लेना प्रवीण कटारिया क्लासेज, जिसका लिंक से ओपन ना हो ना तो यूट्यूब पर जाकर सर्च कर लेना प्रवीण कटारिया क्लासेज, तो वहां पर आप जुड़ जाना, वहां पर ये पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, ऐसे ही की ऐसे ही मिल जाएगी। तो चलो, और जो मैंने आपको बताया है कि मैं वो जो ट्रिक्स है वो लिख कर दे दूंगा, वो भी अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों में आपको मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पे आज के बाद डाल दिया करेंगे। चलो, आप कह ही रहे हो तो काफी पहले से बना हुआ है टेलीग्राम, तो चलाते तो हो ही सभी, तो वहां पर आपके लिए अवेलेबल करवा देंगे। और बताओ और क्या चाहिए, जो भी आपकी डिमांड हो ना तो आप कमेंट कर दिया करो। आपकी डिमांड को है ना वो पूरा करना मेरा काम है, बस आप सभी सिलेक्शन ले लेना, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप सभी क्या है, सिलेक्शन ले लेना, बस आप सभी का सिलेक्शन है ना, वही मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी तो आप बताओगे कौन सा मैं लिख रहा हूं, बार बार इसलिए लिखता हूं HSSC, मतलब आगे फिर आप लिख देना बस आपके सिलेक्शन के बाद। ठीक है, अभी नहीं, आपके सिलेक्शन के बाद है। सभी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे लगा देना, बता देना। ठीक है, तब तक बस मेरे साथ पढ़ते रहो, और क्लास कैसी लगती है ये कमेंट में मुझे बता दिया करो। किसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है ये भी आप बता दिया करो। ठीक है, क्या इंप्रूवमेंट और क्या ऐड करना चाहिए वो भी आप बता दिया करो। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं। ठीक है, सुबह मैथ की क्लास आई थी, और फिर आपकी 11 बजे जो इंडिया जी की क्लास आई थी वो भी आपने देख ली होगी, नहीं देखी तो उनको जरूर देख लेना। जय हिंद।